गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम लोग किसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से फ्लो होने देते हैं। तो एक जब सिलेंड्रिकल कंडक्टर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, वहाँ उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है यूनिट टाइम इंटरवल में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू डिनोट्स द चार्ज एंड टी इज़ द टाइम इंटरवल। तो जो ऐसा यूनिट होता है करंट का वो है एम्पियर। तो इस कंडक्टर में हम लोग देख भी सकते हैं कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर से फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। और वहीं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में दो टाइप में बांटा जा सकता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव नहीं करता है, वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग किसी बलून को हमारे हेयर्स के अगेंस्ट रब करते हैं, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखते हैं जैसे चेयर में जब हम लोग बैठ जाते हैं तो हमारे हैंड जो है, हाथ हमारा अगर चेयर से रब होता है तो हमारे हाथ का जो बाल होता है वो भी राइज़ हो जाता है। या फिर ये जो हम लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं जब उसको निकालते हैं तो एक क्रैकिंग साउंड आता है। ये सारी चीज़ें जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल है। या फिर आपने निंजा हथौड़ी तो देखा ही होगा, उसमें कीओ जो रहता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जब वो ग्लास को अपने बालों के ऊपर रब करता है। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब ये होता है स्टेशनरी, मतलब यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं करेंगे। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वन पार्ट टू अनदर पार्ट मूव करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कंडक्टर में अभी मूव किया था, इलेक्ट्रॉन जो है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जो हमारे घर में वायरिंग होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ लाइट बल्ब व्हेन वी स्विच इट ऑन। तो जैसे ही हम लोग बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और बल्ब जो है हम लोग को लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका ऐसा यूनिट जैसे कि मैंने बताया पहले भी एम्पियर है। अब एक टर्म है स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग ने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी नाइन्थ में भी पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल वैल्यू हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग मास की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो केजी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो 5 केजी 10 केजी ये सिर्फ क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिनोट करें। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक ट्रेन का वेलोसिटी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, जहाँ पे डायरेक्शन की बात आ जाए वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें वो कहलाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। अब करंट के साथ एक प्रॉब्लम है कि करंट में तो मैग्नीट्यूड तो होता ही और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी इसको एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए मानते हैं। तो उस तरीके से तो करंट के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो उसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है कि करंट एक्चुअल में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग 11th 12th में आप लोग पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि वाई करंट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी रादर देन वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग बस ये समझ सकते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो नहीं करता, इस कारण से वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पियर का करंट किसी भी कंडक्टर से कब फ्लो होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज सेड टू बी फ्लोन इन दैट कंडक्टर। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कंडक्टर है, जब कंडक्टर से 1 सेकेंड के अंदर में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है तब वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हुआ। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय
1 सेकेंड। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो होता है कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। जब सारी चार्ज का और टाइम का वैल्यू जो है वो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए या यूनिट हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किससे किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अमीटर। आप लोगों ने अमीटर को देखा होगा। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल हम लोगों ने किसी किसी के घर पे बोरवेल होगा, तो बोरवेल में जो हम लोग एक मीटर लगाते हैं, उस मीटर में वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों होता है। तो अमीटर जो है उसका डिनोशन कैपिटल ए से होता है, और वहाँ पे अमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का काम करता है। वैसे ही उसमें एक वोल्ट मीटर भी रहता है जो V से डिनोट किया जाता है, वो वोल्टेज मेज़र करने का काम आता है। वोल्टेज क्या होता है हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना होगा। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो जैसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक चार्ज है, तो चार्ज के आसपास का वो एरिया जहाँ तक उसका पावर फैला हुआ होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि अगर हर गली में एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते का एक एरिया होता है जहाँ तक उसका पावर रहता है, और जैसे ही उसके एरिया में कोई और दूसरा कुत्ता आता है या डॉग आता है, तो वो उसको उस पर अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो उस डॉगी का इफ़ेक्ट जितने एरिया तक रहेगा, या फिर कोई एक सोर्स चार्ज हम लोग एज्यूम कर लेंगे, उसका इफ़ेक्ट जितने दूर तक रहेगा वही होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन में हम लोग देख भी सकते हैं, द एरिया सराउंडिंग अ चार्ज विद इन विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक हम लोग सोर्स चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, सोर्स चार्ज के अराउंड एक एरिया आ जाएगा जहाँ पर जैसे ही हम लोग टेस्ट चार्ज को रखते हैं। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? जैसे टेस्टिंग करने के लिए हम लोग किसी भी चार्ज को रखते हैं, तो उस चार्ज का अगर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा और सोर्स चार्ज का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो दोनों के बीच में हम लोग जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल ईच अदर एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो डिपेंड करता है कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा, पर जो फोर्स होगा वो एक निश्चित एरिया तक सीमित रहेगा। उसी एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? द फोर्स experienced by a charge when it is kept inside or at any point in an electric field is known as electric field intensity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फोर्स होता है जो एक चार्ज फील करता है या महसूस करता है जब उसको हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें या इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर रख दें। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और कैपिटल ई इक्वल्स टू होता है F/Q, जहाँ पे F जो है वो फोर्स को इंडिकेट करता है एंड Q इंडिकेट्स द चार्ज। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So electric potential is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point P on the electric field। इसका मतलब ये कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q जो कि इन्फाइनाइट पर रखा हुआ है। अब इन्फाइनाइट से उसको हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट P जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वहाँ तक लेकर आना है। तो उसको वहाँ तक लेकर आने के लिए हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है वो अट्रैक्ट होकर तो प्लस क्यू तक वापस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन होता। तो वही जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। So the electric potential is denoted by capital V, work done is denoted by W, and the charge is denoted by Q. Hence the electric potential will be V equals to W by Q, where V is the electric potential, W is the work done, and Q is the charge. The SI unit of potential is volt. अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था यहाँ पे हम लोग समझे वो तब की बात थी जब इनफाइनाइट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो वहाँ से लेके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने तक जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में हम लोग को चार्ज को मूव करना हो, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़े वो क्या होगा?
तो इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक उस वहाँ से हम लोग को चार्ज को मूव करना है, तो उसके लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, दैट इज इट कैन बी डिनोटेड बाय VAB। तो वही दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ले जाने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज voltmeter. Voltmeter is nothing but a device that is used to measure potential difference between two points of a circuit. So मैंने जैसे ही पहले भी डिस्कस किया था कि अमीटर जो होता है, अमीटर की मदद से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, एंड वोल्टमीटर इज़ अ डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो जैसे कि सर्किट में गिवन है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक बैटरी से हम लोग अमीटर को भी कनेक्ट किए हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और पैरेलल में वोल्टमीटर है। अब वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया गया है और अमीटर को सीरीज़ में लगाया गया। अब सीरीज़ और पैरेलल क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड सिमिलरली जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड इसके बिटवीन में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है। अब उसी के रेजिस्टेंस बॉक्स के जस्ट पैरेलल में हम लोग देख सकते हैं वोल्टमीटर कनेक्टेड है। अब कनेक्शन, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल, एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे वोल्टमीटर का कनेक्शन भी पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन पॉजिटिव से है और नेगेटिव का नेगेटिव से है, पर इस केस में जो वोल्टमीटर को लगाया गया वो रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में लगाया गया। अब वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा के हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे और अमीटर को सीरीज़ में लगा के हम लोग करंट को मेजर करेंगे। सो वोल्टमीटर जो भी रीडिंग दिखाएगा वो वोल्ट में दिखाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। सो जो भी वोल्टमीटर रीडिंग दिखाएगा वो वोल्ट में दिखाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉजिटिव टर्मिनल इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट द नेगेटिव टर्मिनल। तो हम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी पॉजिटिव टर्मिनल में पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू पोटेंशियल एट द नेगेटिव टर्मिनल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अमीटर। अब हम लोग ने वोल्टमीटर का कनेक्शन तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि अमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो अमीटर सबसे पहले तो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं या मेज़र कर पाते हैं। इसका कनेक्शन, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पॉजिटिव का कनेक्शन पॉजिटिव से होगा, नेगेटिव का कनेक्शन नेगेटिव से होगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज़ में होगा। सीरीज़ का मतलब होता है एक लाइन से, जैसे कि हम लोग वोल्टमीटर में देखे थे तो वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में लगाए थे, अलग से एक लाइन ड्रॉ किया था और वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया था, एक के ऊपर एक, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स के जस्ट नीचे। पर अमीटर के केस में हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ ही और बैटरी के साथ ही एक सीध में लगाएंगे। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग आगे देखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। पर अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ammeter has a very low resistance to current and hence it is connected in series combination in the circuit so that maximum current can flow through it। अब अमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, और रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज़ होता है जो करंट को फुल्ली अपोज करता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ करंट को मेजर कर पाए। तो इसी कारण से अमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से मैक्सिमम जो भी करंट उस सीरीज़ में फ्लो हो रहा हो उसको मेजर कर पाए। वहीं वोल्टमीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। It has a very high resistance so it cannot be connected in series, otherwise it will damage the circuit। अब वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। एक्चुअल में वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखता है ताकि करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाए और हम लोग पूरी तरीके से सिर्फ वोल्टेज को माप पाएँ। इस कारण से वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है और अमीटर को सीरीज़ में लगाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि वोल्टमीटर और अमीटर को
अमीटर को सीरीज़ में ही क्यों लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं। होप आपको ये जो डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा। अगर हम लोग इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी कि अमीटर को पैरेलल में लगा दें और वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा दें, तो इससे डायरेक्टली हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। जैसे कि वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज़ में लगा देंगे तो क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो वो क्या करेगा, सर्किट को डैमेज कर सकता है। और सिमिलरली अगर अमीटर को हम लोग पैरेलल में लगा देंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू ज़ीरो होने के कारण करंट से शॉर्ट सर्किट होकर जो सर्किट है वो डैमेज हो सकता है या जल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर को। तो वोल्ट मीटर में रीडिंग दिया रहता है 0, 100, 20, 300 वोल्ट। तो ये आप जैसे कि मैंने बताया था, ये आपको बोर का जो मशीन बोर होता है, बोर में एक तो ये बोर के मशीन में हम लोग को देखने को मिल जाता है। जब हम लोग बोर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जैसे कि अगर हमारे घर में नॉर्मली का वोल्टेज की बात करें तो नॉर्मल वोल्टेज 210 टू 220 के बीच में होता है, 20 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर वैसे ही रीडिंग शो करेगा और करंट का वैल्यू भी वहाँ पे दिखा देता है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। वो वोल्ट मीटर में वी जो लगा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है वोल्ट मीटर या वोल्टेज को, और अमीटर का ए जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। सो वर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वोल्टेज ड्रॉप। तो जब हम लोग एक सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं बैटरी के, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था वोल्टेज ड्रॉप एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस के गैप के कारण होता है। जैसे कि मैंने बताया भी था पहले कि वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा होता है। इस कारण से वहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको टेक्निकल टर्म में वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है इसको समझने के लिए हम लोग दो टर्म को पहले समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो अगर इन दोनों का रिलेशन समझ गए तो फिर हमारे पास एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट अ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे रोड में हम लोग स्पीड ब्रेकर की बात करते हैं, स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड ब्रेकर होता है, वैसे ही करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। तो ओम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रिक करंट होता है, उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो ओम्स लॉ है ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहा है। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम लोग टर्म करते हैं रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू IR, जहाँ पे V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, R जो है वो रेजिस्टेंस है और I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ओम ने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू राइज़ की तो उन्होंने देखा कि जो पोटेंशियल है वो अपने आप राइज़ हो रहा है। तो जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को राइज़ कर रहे थे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने सारे टर्म्स को एक ग्राफ के रूप में प्लॉट किया तो उन्होंने पाया कि उनको एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो इससे ये समझ में आ गया कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टर्म को आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है ओम्स लॉ का, V इक्वल टू IR, और जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस का, क्योंकि ओम ने उसके बारे में बताया था तो उनके नाम से ही उसका SI यूनिट भी रख दिया गया ओम। और इसका सिंबल आप देख सकते हैं, जो बाल्टी होता है उसका जो हेड की तरह होता है। So the next topic is rheostat. Rheostat is a device which is used to vary the
resistance so as it increases or decreases the value of current without changing source voltage. It is known as variable resistance. It is also known as rheostat, current controller. तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक रियोस्टेट है। अब रियोस्टेट का यूज़ हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान वैल्यू को, रेजिस्टेंस का वैल्यू जब हम लोग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो इसको मूव करके, इसके डायल को मूव करके हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। और क्योंकि रियोस्टेट की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस एक्चुअली एक करंट कंट्रोलर ही है, तो इसीलिए रियोस्टेट को एक और टर्म दिया गया है करंट कंट्रोलर का, या उसको नेक्स्ट कंट्रोलर भी कहते हैं। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस जैसे कि हम लोगों ने देखा, रेजिस्टेंस इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस का ही एक अपोजिट टर्म होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है वो आसान, मतलब ईज़ टू द फ्लो ऑफ करंट। कोई भी मटेरियल जो है वो कितने आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे सकता है, वही होता है उसका कंडक्टेंस। नाउ वी विल सी द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो पहला जो सबसे पहला फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो ये कैसे अफेक्ट करता है? इफ़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज देन इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब ये कि जितना ज़्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा, जितना लंबा वायर होगा, उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज़ मोर द लेंथ ऑफ कंडक्टर मोर इज इट्स रेजिस्टेंस। सेकेंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरा चीज़ घटता है। इसका मतलब जितना मोटा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, और जितना पतला वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, थिकर द वायर द लेसर द रेजिस्टेंस। तो जितना मोटा वायर हम लोग यूज़ करेंगे उतना रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है या बड़े बड़े जो टावर लगे रहते हैं, वहाँ से आप लोगों ने देखा होगा फीडर लाइन्स आते हैं। वो लाइन जो रहते हैं, या अपने घर के आसपास जो तार हम लोग देखते हैं जो ट्रांसफार्मर के आसपास रहता है, वो मोटे होते हैं। उनका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा वो मोटा रहेगा वायर, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो ज़्यादा अमाउंट हम लोग करंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नाउ थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ वायर मटेरियल। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वायर, दैट इज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ विच मटेरियल। तो कौन सा मटेरियल का वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम लोग नाइक्रोम, कॉपर और स्टील वायर का कंपैरिजन करें, तो नाइक्रोम जो है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इन तीनों के रिस्पेक्ट में। स्टील विल ऑफर रेजिस्टेंस बट लेस देन नाइक्रोम, एंड कॉपर वायर विल ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस। इसलिए हम लोग अपने घर में कॉपर वायर को यूज़ करते हैं। वैसे तो सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर होता है, पर हम लोग सिल्वर को खरीद नहीं सकते, वो ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाएगा। इस कारण से हम लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है और ये सस्ता भी पड़ता है, और ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब जब हम लोग दो मेन फैक्टर यानी कि लेंथ और एरिया को जान चुके हैं, तो एक रिलेशन निकाल सकते हैं जिसमें हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L upon A, where R is the resistance of a conductor, L is the length of the conductor and A is cross sectional area of the conductor। क्योंकि एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो डिनोमिनेटर में है, और लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो न्यूमरेटर में होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको कहते हैं रो। तो रो जो है वो रिलेशनल कांस्टेंट है, या इसी को रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर भी कहते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टिविटी जो है वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। अब metals and their alloys are generally good conductor of electricity since they have low
resistivity ranging from 10 to the power minus 8 ohm to 10 to the power minus 6 ohm। अब मेटल और उनके एलॉय मतलब हम लोग दो या दो से अधिक मेटल को कंबाइन कर देते हैं तो जिसका फॉर्मेशन होता है उसको एलॉय कहते हैं। ठीक, अब जो एलॉय होता है वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है, 10 टू द पावर माइनस 8 ओम से लेकर 10 टू द पावर माइनस 6 ओम तक। अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद लो टेम्परेचर। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा और अगर टेम्परेचर को लो करेंगे तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब सब मेटल्स सच एज मैंगनीज एंड नाइक्रोम एक्सेट्रा दे डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड हैव हाई रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैग्नीन और नाइक्रोम का जो वायर होता है इनका रेजिस्टिविटी से और टेम्परेचर में कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से ही इनको हम लोग यूज़ करते हैं हीटिंग अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा। उसमें जो वायर यूज़ किया जाता है वो नाइक्रोम का ही होता है, नाइक्रोम, मैग्नीन, ये सब वायर को यूज़ किया जाता है। और टंगस्टन जो है ये बल्ब के फिलामेंट में यूज़ करते हैं, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर एंड केबल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू देयर लो रेजिस्टिविटी। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर को यूज़ किया जाता है टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने बताया ट्रांसमिशन केबल जो रहता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बने रहता है, जिसकी मदद से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी लो होता है तो ये वोल्टेज ड्रॉप को या वोल्टेज को जितना हो सके कम ड्रॉप करेंगे, एक जगह से जब लोग दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे तब। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है कि द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बट इज सोली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी जो होता है ना, रो जो है ये ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बट रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। जिस भी मटेरियल का जो नेचर होगा उसका रेजिस्टिविटी भी उसी तरीके का होगा। तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, अगर L को हम लोग 1 कंसिडर कर लें या यूनिट ले लें और एरिया को भी हम लोग 1 ले लेते हैं तो वहाँ से R और रो दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू इज रेजिस्टेंस। मतलब अगर किसी वायर का जो लेंथ है वो 1 मीटर है और उसका एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है तो तब उसका जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी का भी अपोजिट है जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।